डॉक्टर बिटिया को क्या अगली बरसी से पहले ही इंसाफ मिलने वाला है? क्या अब डॉक्टर के माता पिता की जो मांगे हैं वो पूरी होने वाली हैं? जिस तरह से संजय रॉय ने अब 2.5 महीने बाद अपना बयान दिया है, उसके बाद से ये पूरा केस घूम चुका है और जिसके बाद सवाल ये है कि क्या संजय रॉय अब 6 महीने के अंदर फांसी तक पहुंच सकता है या नहीं, या फिर संदीप घोष और अभिजीत मंडल के लिए कौन सी सजा जो है वो तय कर रखी है? क्या फांसी की सजा अगर संजय रॉय को होती है तो फिर संदीप घोष और अभिजीत को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, या फिर उनके लिए कोई और अलग सजा तय करके रखी है? या तो वो उम्र कैद में रहेंगे या फिर कोई और अलग सजा है? तमाम तरह के सवाल जो है अब इस केस में एक बार फिर से आ चुके हैं और एक बार फिर से कोलकाता केस, आरजीकर केस एक बार फिर से जो है उभर करके आ गया है। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है और आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, जिस तरह से संजय रॉय ने अपना बयान दिया है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अब इस केस में क्या आगे होने वाला है और जिस तरह से उसने बयान दिया हुआ है उसका क्या असर अब पड़ेगा आगे? ऐसे केसों में आरोपियों के बयान पे भरोसा करना इतना आसान नहीं होता। न सीबीआई उसके बयान पे इतनी आसानी से भरोसा करेगी, न कोर्ट को मुझे लगता है भरोसा होगा। लेकिन जो बात है कि 6 महीने में क्या वो मुख्य आरोपी है, वही इकलौता आरोपी है, तो वो सख्त से सख्त सजा जो उसको मिलने वाली है, उस सजा का ऐलान 6 महीने में हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 11 नवंबर से सुनवाई होगी। सुनवाई डेली बेसिस पे होनी है, यानी कि सुनवाई रोज होगी, तो बहुत जल्द दलीलें पेश हो जाएंगी, फैसले लिखे जाएंगे, फैसले सुना दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मानकर चलिए, जैसे एक केस में 7 दिनों के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा का ऐलान किया था, तो उस हिसाब से अगर आप मान के चलें तो 10 दिनों में अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट यहां फैसला सुना देती है और ऊपरी अदालत हाई कोर्ट में जहां मुकदमों की भरमार होती है, अगर वहां 2 महीने के भीतर सुनवाई हो जाती है, जैसा कि ममता बनर्जी सरकार खुद कर रही है कि हम लोग खुद चाहते हैं कि बिटिया को न्याय मिले जल्द से जल्द, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर 3 महीने के अंदर मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आरोपियों के लिए जितनी भी तरीके की याचिकाएं लगती है वो सारों पे सुनवाई हो जाती है, तो आप समझिए 6 से 7 महीने में ये संभव हो सकता है। लेकिन चूंकि कुछ लोग कमेंट करके ये भी कहेंगे कि अगर ये संभव है तो निर्भया केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वहां बेंच गठित करने में 19 महीने लग गए थे। वहां निचली अदालत ने तब जब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी देश में 9 महीने में फैसला सुना दिया था। हाईकोर्ट ने भी 6 महीने में फैसला सुना दिया था। यहां चूंकि आरोपी एक है, इसलिए रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, दया याचिका, तमाम चीजों में जो वक्त उस निर्भया केस में 2.5 से 3 साल का लगा, वो यहां लगने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसलिए यह बात कही जा रही है नंदिनी अभी कि 6 महीने में सजा का ऐलान हो सकता है, लेकिन आगे अदालती प्रक्रिया कितनी लंबी होगी, क्या वो उसके बयान का असर पड़ेगा और केस मुड़ जाएगा, कोई नया आरोपी गिरफ्तार होगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल। हालांकि संदीप घोष और अभिजीत मंडल के बारे में कई तरह के सवाल अब खड़े हुए जब यह तय हुआ कि आरोपी सिर्फ एक है, जिस पर दर्शकों ने भी कमेंट किया था कि संदीप घोष भी आरोपी उस केस में हो सकता है। तो क्या संदीप घोष और अभिजीत मंडल के लिए कोई एक अलग सजा है? उन दोनों को क्या सजा हो सकती है आगे इस केस में? संदीप घोष को इस केस में पकड़ा जरूर गया है, लेकिन संदीप घोष पे जो धाराएं, जब मैं पढ़ रहा था कि आखिर संदीप घोष पे मुकदमे कौन कौन से हैं, संदीप घोष के ऊपर 120 बी लगा है, साजिश रचने का मुकदमा है, 420 लगा है धोखाधड़ी का मुकदमा, भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 लगी है। ये जो सारी धाराएं हैं, इसके अलावा ईडी अलग से जांच कर रही है, और सबूत नष्ट करने की जो बात होती है, अगर वो धारा 204 जोड़ दी जाए, ये सारी धाराएं जो अब भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक कई धाराएं बदल चुकी है, अगर आप इन सारी धाराओं में सजा का प्रावधान देखें तो ये 7 साल की सजा होती है। अगर और धाराएं बढ़ती है इस केस में तो संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ सकती है, उसको लंबे वक्त तक जेल में रखना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभिजीत मंडल पे आरोप लगे हैं सबूत नष्ट करने के, वो भी धाराएं आप अगर देखिए तो ये लगता है कि इन लोगों पे कमजोर धाराएं लगी है एक तरह से, और ये लोग जेल से बाहर आ सकते हैं, भले ही अभी इनको जमानत नहीं मिल रही हो। पब्लिक का ओपिनियन ये है कि इन लोगों को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, इनको सजा वही मिलनी चाहिए जो संजय रॉय को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि सजा तो धाराओं से तय होगा, सजा आपने जो गुनाह किया है उससे तय होगा, और वो गुनाह साबित होते हैं उससे तय होगा। तो जो जिस लाइन पे अभी सीबीआई चल रही है, जिस लाइन पे जांच चल रही है, उस लाइन से एक बात साफ होती है कि वो जो केस था आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उसमें संजय रॉय को इकलौता आरोपी माना गया है, जब तक कि
दूसरे आरोपी की एंट्री नहीं हो जाती उसके बयान के आधार पर। अब तक ये नहीं लगता कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल को कोई ऐसी सख्त सजा मिलने वाली है। हालांकि जिस तरह से आपने संजय रॉय को सुना, जिस तरह से वो पुलिस वैन के अंदर से चीख करके कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, जब मैं कस्टडी में था मुझे धमकियां दी गई हैं, मुझे धमकाया गया कि तुम अपना मुंह बंद रखना, तुम्हें सच्चाई नहीं बोलनी है। सवाल ये कि आखिरकार क्या संजय रॉय को अगर किसी ने धमकाया था तो फिर वो पुलिस वाला कौन था जिसने संजय रॉय को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था? संजय रॉय के जिस बयान का जिक्र किया है नंदिनी आपने, उसके बयान में एक बात जो है वो काफी विरोधाभासी है। मतलब वो खुद कहता है कि मेरे विभाग ने मुझे धमकाया। अब विभाग का मतलब क्या है? सिविक वॉलेंटियर वो है, तो क्या पुलिस प्रशासन की ओर से किसी पुलिस वाले ने धमकाया उसको? किसने उसको धमकी दी? इस बात को समझने के लिए आप उसकी गिरफ्तारी के दिन की वो कहानी देखिए कि कोलकाता पुलिस के 4th बटालियन के बैरक में वो सो रहा था शराब पीकर, वो भी इस निश्चिंतता के साथ कि पुलिस ढूंढ रही है। तो वो कहता, उसका दोस्त उसको बताता है, जो सौरभ सिविक वॉलेंटियर था जो उसके साथ रात में सोनागाछी और तमाम इलाकों में गया था, वो पुलिस पूछताछ में ये कहता है कि मेरा भाई वहां मरीज के रूप में भर्ती था और उसको जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो उसने संजय रॉय की पहचान की और फिर संजय को हमने जब बुलाया तो और कहा कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, तो वो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और वो ये कहता है कि मैं देखता हूं। वो खाना नहीं खाता वहां और उसके बाद जाकर शराब पीता है बैरक में और उसके बाद वो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसके अंदर जो हनक थी वो ये बता रही थी कि उसको या तो किसी ने कहा है कि मैं बचा लूंगा, और अब चूंकि सीबीआई की एंट्री हो गई इस केस में और उसके बाद जेल के अंदर से उसकी 1-2 तस्वीरें आई पेशी के वक्त की, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उसको ये पता चल गया कोई बचाने वाला नहीं है। तो जो आका है उनका नाम वो उगलना तो चाहता है, हो सकता है अगली सुनवाई में उगले या फिर कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा हो कि वो बता दे नाम कि किसने उसको धमकी दी। हालांकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, जूनियर डॉक्टर्स की मांगे हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, लगातार वो अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जूनियर डॉक्टर्स को जो है 6 दिन का इंतजार है अभिषेक। अब सवाल यह है कि आखिरकार 6 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है? क्या संजय रॉय को लेकर कोई फैसला खुद जो है डॉक्टर सुनाने वाले हैं? क्या अपनी मांगों को लेकर के डॉक्टर्स कुछ कहने वाले हैं? क्या होने वाला है? 6 दिन बाद होनी है इस केस की सुनवाई, जो मैंने शुरुआत में बताया आपको कि 11 नवंबर से सुनवाई होगी। 11 नवंबर से सुनवाई होने का मतलब साफ है कि अब चूंकि सारे सबूत इकट्ठे कर चुकी है सीबीआई, आरोपी एक ही है, चार्ज फ्रेम हो चुका है, सारी चीजें मतलब जो जांच इधर उधर भटक रही थी, जो 3D कैमरे से लेकर तमाम तकनीकों का उपयोग हो रहा था, उन तकनीकों की रिपोर्ट सीबीआई के पास आ चुकी है और उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई अब 11 नवंबर से कोर्ट में केस लड़ेगी और जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग करेगी। जो डॉक्टर्स इंसाफ मांग रहे हैं उनके लिए ये तारीख इसलिए अहम होगी क्योंकि उनको ये पता है कि इस दिन से सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद कुछ ही दिनों के भीतर सजा का ऐलान हो सकता है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब हमारे देश में यही है कि जल्द से जल्द सजा हो, मुकदमे जो लंबित हैं वो लंबित ना रहे लंबे वक्त तक, इंसाफ जल्द से जल्द मिले। हालांकि जो है 100 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, साथ ही 12 पॉलीग्राफ टेस्ट किए जा चुके हैं इस केस में, तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, ब्लूटूथ सामने आया है, सबूत कई सारे हैं जिसमें आरोपी संजय रॉय का नाम दिया गया। लेकिन संजय रॉय के हाल ही में आए बयान से आरजी कर का जो केस है वो एक बार फिर से पूरी तरह से पजल हो चुका है और अब मेन जो एक चैलेंज है वो ये है कि आखिरकार अब सीबीआई इस पूरे केस को किस तरीके से हैंडल करती है। क्या संजय रॉय जो कह रहा है वो सही है? जिस तरह से उसने पहले भी कहा था कि मैं जब सेमिनार हॉल में गया तो उसके साथ वो सारी घटना हो चुकी थी, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जब रिपोर्ट देखी जाए तो रिपोर्ट में कुछ और ही सामने निकला है। हालांकि अब इस केस में आगे क्या होता है, सीबीआई क्या करती है, सरकार क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। आपका अगर हमसे कोई सवाल है, कोई आरजीकर से जुड़ा कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।